बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। जिस सदारती ऑर्डिनेंस का बहुत जिक्र था, जिसके बारे में बहुत क्या सराहियाँ थी, वो बिलाखिर सामने आ गया। वो जो कहते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। हुकूमत की ये ख्वाहिश के जावेद साहब ही कंटिन्यू करें चेयरमैन नैब के तौर पे, वो ख्वाहिश किसी भी आर्टिकल में छुपे से छुपती नहीं है, वो सामने नज़र आती है। अपोजिशन पे शोर तो कर रही है, लेकिन अपोजिशन के बारे में हुकूमत का ये दावा जी कि जो तब्दीलियाँ आप चाहते थे हमने तो वो भी कर दी हैं, तो फिर आप शोर क्यों मचा रहे हैं? हुकूमत ने कोई वाजे, कोई ठोस बुनियादों पे इस ऑर्डिनेंस को डिस्कस नहीं किया। हुकूमत ये भी कह रही है कि एक्ट आएगा तो जिसको जो मसला है, जो तरमीम करनी है, वो पार्लियामेंट में लेके आ जाएं। एक तो हम ये देखेंगे कि आखिर ये मामला अब किस सूरत बैठेगा। फ़रोग नसीम साहब कहते हैं अपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी, ऑर्डिनेंस का हिस्सा है। फवाद साहब कहते हैं नहीं करेंगे इमरान खान साहब, और अगर बहुत शौक़ है तो आप अपोजिशन लीडर को तब्दील कर लें। और जब ये ऑर्डिनेंस का इजरा हो गया और इसके बारे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पर भी हुकूमत में ये दो मौक़िफ़ थे और तकसीम बहुत वाज़े नज़र आ रही थी। सो अब एक टीवी पे फ़रोग साहब इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं नहीं ज़रूरी है और होगी। फवाद साहब कहते हैं नहीं होगी, इमरान खान साहब तो नहीं करेंगे। तो ये मामला आखिर है क्या? दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं जी कि मरियम बीबी ने जो अहम एक तबादला हुआ और नए DGISI आए, उसके बाद उन्होंने जाने वाले DGISI के हवाले से जो गुफ्तगू की है, शेख रशीद साहब ने काफ़ी हमले किए मरीम नवाज़ साहिबा पर। उन्होंने कहा कि नून लीग की, शहबाज शरीफ की जो सारी सियासत है वो इनके इन बयानात और इन चीज़ों की वजह से ख़तरे में है। और शहबाज शरीफ साहब जो थोड़ा बहुत काम करते हैं वो झाड़ू फेर देती हैं। क्या काम करते हैं शहबाज शरीफ साहब और किस चीज़ पे झाड़ू फेरती है मरीम, कुछ उस पर भी बात करेंगे। और एक और जो बात बड़ी अहम है वो ये है कि अवाम महंगाई का रोना रो रहे हैं, अवाम तंग हैं, और PTI के वज़ीर इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि वो जो 9 दाने कम चीनी के कर लें, टमाटर नहीं है तो दही डाल लें। तो ये तो ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। और ये जिन साहब की बात हो रही है, अली अमीन साहब की, वो इससे पहले कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं। अगर कोई सियासी मजबूरी है, उनको हटाया नहीं जा सकता, उनको रोका तो जा सकता है। ना रोके जाने से क्या मुराद ली जाए, कुछ उस पर भी बात करेंगे जी। और प्रोग्राम शुरू करते हुए उन मुतासरीन के साथ इज़हार हमदर्दी जो ज़ल्ज़ले का शिकार हुए बलूचिस्तान में, बड़ी तबाही हुई है। और अल्लाह करे कि जो हुकूमत अब कह रही है कि मदद करेंगे तमाम इदारे भी, और सब लोगों ने जो है वो काफ़ी इजहार किया हमदर्दी का और काफ़ी ज़ोर डाला उन इदारों पे जो काम कर सकते हैं। तो आई होप कि वो काम हो जाएगा। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर राना मकबूल साहब जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है, इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं जी, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपका हमें ज्वाइन इन करने के लिए। और मुजम्मिल सरवर्दी साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये फ़रोग नसीम साहब की बात मानी जाए, फवाद चौधरी साहब की बात मानी जाए, ये कौन बड़ा है? दोनों विफाकी वज़ीर हैं, एक आके कुछ कहता है, दूसरा आके कुछ कहता है। 1 घंटे के वक्फे के बाद दोनों के बयानात आपस में मैच नहीं करते, तो मसला क्या है आखिर? अच्छा देखिए, बहुत शुक्रिया तंजीला कि आपने मुझे अपने फोन में मौका दिया बात करने का। लेकिन बात तो ये है कि जो असूल की बात है वो तो ये है कि जो कानून कहता है उसकी बात माननी चाहिए। अगर ऑर्डिनेंस के अंदर ये बात तय है कि जी लीडर ऑफ अपोजिशन से मशावरत होगी, तो ये बात क्योंकि ऑर्डिनेंस का हिस्सा है, आपको उसी की बात माननी चाहिए। अब उसका तरीक़ेकार क्या होगा ये तो अभी आगे चल के पता चलेगा कि जी यही अपोजिशन लीडर से बात होनी है या इनसे दरख्वास्त की जाएगी या कहा जाएगा कि जी कोई और दूसरा अपोजिशन लीडर ले आया जाए। तो ये एक अलग इशू है, लेकिन जो कानून कहता है उसके मुताबिक बात होगी। अच्छा चलें, ये पहले इसी नुक्ते पे मैं बाकी दोनों मेहमानों से, राना साहब वो कह रहे हैं ये भी ख्वाहिश कहीं हो सकती है कि कोई नया अपोजिशन लीडर आ जाए। मतलब आपने तो नो कॉन्फिडेंस कुछ नहीं किया, ना आपने कोई हिम्मत किया। वो कह रहे हैं हम अपोजिशन लीडर तब्दील कर लेते हैं अगर आपको जिद हो गई ये बात करनी। मैंने ये नहीं कहा। नहीं, मैं आपकी नहीं कह रही, मैं तो PTI की ओवरऑल बात कर रही हूँ जी। राना साहब देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम बहुत मेहरबानी आपने वक्त दिया, आपने ज़ल्ज़ला के मुतासर जो लोग उनकी बात की है, अल्लाह ताला की ज़ात उनके रहम करे, उनके हाल पे उनकी मुश्किलात को हल फरमाए, और बाकी जो बाकी मानगा उनको सब्र भी दे, और हुकूमत जैसे या बाकी मुखय्यर हज़रात वहाँ मदद कर रहे हैं, मज़ीद मदद करें, बहुत अच्छी बात है। आफ्ताब जहांगीर साहब ने, ये बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं और बड़ी माकूल बात करते हैं हमेशा। इन्होंने एक बात काम की कह दी कि जो कानून कहेगा वो हम करें। ये क्या, यही तो सारा झगड़ा है कि जो कानून जो कहता है वो नहीं होता।
आप ये ऑर्डिनेंस को अगर हम कानून कहें तो आपको पता है कि लेजिस्लेशन में ऑर्डिनेंस का क्या मुकाम है। जो ये ऑर्डिनेंस होता है, दिस इज दी इंफीरियर मोस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन। जो हेल्दी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हैं यहाँ हेल्दी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, वहाँ ऑर्डिनेंस को पसंद नहीं किया जाता। सही। ऑर्डिनेंस सिर्फ एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आता है जब कोई इमरजेंसी हो। ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस है ना, वो बात नहीं करना नहीं, चाहता, वो बार-बार बताते मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। आप देखें 3 दिन पहले सेनेट पर रोक हुआ है, 2 दिन पहले नेशनल असेंबली पर रोक हुई है, तो ले आते ना वहाँ अपना लॉ ले आते, बिल ले आते। ये ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत थी? इसलिए जो इसी वजह से लोगों को जो है फौरी तौर पे इस पर यकीन नहीं आ रहा है कि जो बात की जा रही है वो सही है। अच्छा, मैं इसमें जो शिक्के हैं वो भी आपसे और आफ्ताब साहब से पूछूंगी। मुजम्मिल साहब से ज़रा पूछें। आफ्ताब साहब ने वाकई बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी जो लॉ कहता है, तो लॉ में तो पहले ही लिखा हुआ था, मुशावरत कर लेते, इन्हीं को लगाना था, जो भी करना था, नया बंदा लाना था। अब तो खैर इन्होंने एक्सटेंडेबल कर दिया, लेकिन वो लॉ वाली बात तो मुजम्मिल साहब माननी नहीं है, इस वजह से ही तो ऑर्डिनेंस आया है। असल में ना मैं समझता हूँ कि आपकी लॉ सेंस और लीगल सेंस उस वक़्त कमज़ोर हो जाती है जब आप अपनी ख्वाहिशात को कानून के दायरे में लाने की कोशिश करें। राना मकबूल साहब ख़ुद सारी उम्र जो है वो उन्होंने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी की है और वो इसको समझते हैं। बात यह है कि एक तो 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ है और एक आपकी विश है कि ये कानून ऐसे होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन कमीशन के अरकान की नामजदगी के वक्त जो लीगल इंटरप्रिटेशन दी कि जी हमारी कंसल्टेशन हो गई है लीडर ऑफ द अपोजिशन से और अरकान नामजद कर दिए, क्या जुडिशरी ने उनकी उस इंटरप्रिटेशन को मान लिया था? नहीं। इन्हीं फरूक नसीम साहब की वो इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स में जाके इतनी बुरी तरह उड़ी और इनको दोबारा वही करना पड़ा जो कानून ने कहा था। लेकिन जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अरकान की नामजदगी के दफ़ा किया, वही ये चेयरमैन नैब की दफ़ा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। चल गया तो चल गया, ना चला तो वापसी का रास्ता तो हर वक्त मौजूद है ना। हमने इलेक्शन कमीशन के अरकान की दफ़ा देखा, इन्होंने जुआ चलाया, वो जुआ नहीं चला, ये वापस आके बैठ गए। इन्होंने कहा अच्छा चले मिलकर लगा लेते हैं। अब भी इन्होंने एक जुआ चलाया है। अगर कोर्ट्स ने इस जुए को चला लिया और कहीं ये खड़ा हो गया कोर्ट ऑफ लॉ में तो इनकी चांदी है। अगर ना खड़ा हो सका तो बातचीत के तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए और इलेक्शन कमीशन के अरकान के लिए नहीं किया इन्होंने, तो पार्लियामेंट में बैठ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगाया, 2 अरकान फिर ऑपोजिशन के कहने पे नहीं लगाए मीनिंगफुल कंसल्टेशन के तहत। तो ये तो एक जुआ खेलती है ये हुकूमत, हमने देखा है। वो इनका ख्याल होता है हमारा जुआ चल जाएगा, अगर किसी वक्त चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कई दफ़ा चला भी है, RTS पे चला है और काफ़ी जगहों पे इनका जुआ चला भी है और कई दफ़ा नहीं भी चला है। जुए की यही एक बात है कि कभी चल जाता है कभी नहीं चलता है, तो इसलिए ये एक जुआ खेल है। आफ्ताब साहब, आपने दोनों मेहमानों का रिस्पांस सुन लिया, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या वाकई जावेद इकबाल साहब के अलावा कोई शख्स जो है वो हुकूमत को कबूल नहीं है? क्योंकि वो नैब जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब थोड़े दिन पहले तक जो है वो कह रहे थे कारकर्दगी से मैं मुतमईन नहीं हूँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ जो हैं वो पकड़ी नहीं जाती, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ गई कि अब जो हुकूमत के दिन रह गए हैं इसमें वो सारी बड़ी मछलियाँ भी पकड़ी जाएंगी? अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि सिर्फ हमारे खिलाफ इसको इस्तेमाल करने के लिए और अपने लोगों को आपने हुकूमत को दायरा कार से निकाल दिया। कैबिनेट के फैसलों से जो नुकसान और करप्शन होती है या कैबिनेट के फैसलों की वजह से जो लोग मुतासर होते हैं वो किधर जाएंगे? देखिए बात ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि जी पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए, पार्लियामेंट में हर चीज को आना चाहिए। और मैं तो इस बात का भी सबसे बड़ा दाई हूँ कि जी किसी भी रिटायर्ड शख्स को जो है वो किसी जिम्मेदारी पे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन क्योंकि कानून इसकी इजाजत देता है तो इस वजह से जो है ये सब कुछ होता है। और कानून ही इजाजत देता है कि आप किसी की एक्सटेंशन अगर कर सकते हैं तो आपस में मशवरे से कर सकते हैं या ऑर्डिनेंस के जरिए कर सकते हैं। और जहाँ तक रह गया जस्टिस साहब का, तो जस्टिस साहब की मैं अपनी तौर पे मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि दूसरे क्या सोचते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि आप इनके दौर में देख लें कितनी रिकवरी हुई है और इस 3 साल दौर में कितनी रिकवरी हुई है। तो वो जो नैब का बुनियादी मकसद था वो रिकवरियां तो था नहीं, वो आपने कोई
मतलब सर बात तो ये रिकवरी ही थी ना कि ये जो गलत काम करेंगे उनके ऊपर जब हाथ डाला जाएगा, तो जब कानून के अंदर, मैं तो उसका भी हामी नहीं हूँ कि प्ली बार्गेन होनी चाहिए, लेकिन जब आप कानून ऐसे बनाए हुए आपने, या तो उसको पार्लियामेंट के अंदर आए और पार्लियामेंट के अंदर अपने आइन के अंदर जो चीजें तब्दील करनी है उसको करें, बेहतर कर सके तो उसमें क्या हर्ज है। लेकिन जब आपने इजाजत दी है, गुंजाइश निकाली है, तो फिर उसी का इस्तेमाल होगा ना जी राना साहब के मुताबिक। वो तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आप लोग नहीं जा रहे, आफ्ताब साहब तो कह रहे हैं लेके आए चीज़ों को। आफ्ताब साहब जो है मैं इसमें ये कहूँगा कि इसका बगौर मुआयना और मुतालिया और तज्ज़िया करने की ज़रूरत है। बुनियादी इशू जो है, जैसे आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में होना चाहिए, वो है ट्रस्ट डेफिसिट का। हुकूमत ने अपने तरीक़ेकार से इतना बड़ा गैप पैदा कर लिया है विज़ावी अदर पार्लियामेंटेरियन और अपोजिशन, जो ब्रिज नहीं हो पा रहा। जब तक आपस में कोई क्रेडिबिलिटी ना हो, चाहे मुखालिफ क्यों ना हो, तब तक ये सारे इशू सॉल्व नहीं हो सकते, तब तक पार्लियामेंट में अच्छे लॉ भी नहीं बन सकते। अब आप अंदाज़ा करें, शर्म आएगी अगर हम बाहर के मुल्क को कहेंगे कि हमने ये ऑर्डिनेंस बना दिया है और इसके तहत हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इस बात पे यकीन नहीं करेगा। इसलिए खुदारा इस बात पे गौर व खौज करना चाहिए, कब तक ये चलता रहेगा। हमारा जो शौक़ है ना, सभी का हो जाता है कि जी हम परपेचुएट करें, ताकत हमारे पास रहे। अच्छा, जो आप मसाइल बता रहे हैं मुजम्मिल साहब, ये मसाइल हुकूमत कह रही है हमने फिक्स करने की कोशिश की है। अभी प्रोग्राम से पहले आप लाहौर की बात कर रहे थे, वेस्ट मैनेजमेंट का मामला भी है, तो अब ये हुकूमत कह रही है हमने फिक्स कर दिया, अब डरना नहीं चाहिए ब्यूरोक्रेसी को और बड़े निडर होकर काम करें, अब नैब आपको नहीं पकड़ेगी। देखिए बात ठीक है कि मेरा मतलब है कि नैब को इस तरह इस्तेमाल किया गया कि एक स्टेज ऐसी आ गई कि ये समझने लग गए कि या निज़ाम हुकूमत चला लें या नैब चला लें। अगर निज़ाम हुकूमत चलाना है तो नैब नहीं होगी, और अगर नैब होगी तो निज़ाम हुकूमत नहीं होगा। तो ये तो बात ठीक है कि जो तरमीम की गई हैं वो किसी हद तक काबिल कबूल होनी चाहिए सबको, कि आफ्टर ऑल निज़ाम हुकूमत एक गुड सेंस में आप कोई भी डिसीजन करे, कैबिनेट करे, कोई कमेटी करे, कोई फ़र्द करे, कोई वज़ीर करे, मेरा मतलब है कोई ऑफिसर करे, वो देखे ना उसने कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना है फाइल को। आप कहेंगे आपने ये डिसाइड किया, इसकी वजह से आप पर केस हो जाएगा, तो कौन डिसाइड करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नैब के प्रीव्यू से जो चीज़ें निकाली गई हैं वो तो बिल्कुल ठीक निकाली गई हैं। तरीक़ाकार निकालने का गलत हो सकता है, अंदाज गलत हो सकता है, उसमें पिक एंड चूज़ हो सकता है कि सारी उसमें अपोजिशन को अभी भी पकड़ने के कुछ लीवरेजेस बाकी रखे गए हैं, लेकिन निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए राह निकाली गई है। ठीक है जी। अच्छा, अपोजिशन भी बिल्कुल ज़िद में है। अब अपोजिशन कहती रहे खान साहब की अना है, अब दोनों तरफ अगर वो मैं ना मानू वाला हिसाब होगा तो ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा। कुछ अच्छी अमेंडमेंट्स हैं जिनकी खुद ख्वाहिशमंद अपोजिशन रही है और उसका इजहार होता रहा है, तो जो अच्छी हुई हैं उनकी तो तारीफ़ करें भी, वो क्यों नहीं करते। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे मुजम्मिल साहब के पॉइंट में? इसका मैं एक हल बताता हूँ जो लॉफुल हल है। एक तो एक इनफॉर्मल लॉबिंग होती है, कम्युनिकेशन होती है गवर्नमेंट की अपोजिशन के साथ और अपोजिशन की गवर्नमेंट के साथ। ये जो कैच है इसमें वो ये है कि 120 दिन के लिए ऑर्डिनेंस जारी हो गया, अब 120 दिन बाद फिर एक्सटेंड किया जाएगा, कोई 4, साढ़े 4, 5, 6 महीने मिल जाएंगे। अगर ना भी वो लॉ बना तो अपना काम हो जाएगा जो करना होगा। इसके लिए तरीक़ेकार ये है कि विदाउट लूजिंग अ डे दे मस्ट पुट दिस ऑर्डिनेंस इन द नेशनल असम्बली, कि इसको एक्ट बनाया जाए, बिल के तौर पे लेके आए। पहले नेशनल असम्बली उस पर डिबेट करे, फिर उस पर वोटिंग हो, अगर ना कंसेंसस से हो सके फिर वो सेनेट में आएगा, सेनेट उस पर डिबेट करे और वोटिंग हो, अगर कंसेंसस ना हो सकता कंसेंसस हो जाए। तो ये तरीक़ेकार है लॉ को बनाने का। ये तरीक़ेकार नहीं है कि अपने ही बंदे सारे वो अपने इकट्ठे कर लो हर तरफ और उन्हीं के सारे काम लो, अगर और नहीं मिलता तो सदर को बीच में ले आओ। आफ्ताब साहब एक ज़रा कमेंट कर दें, फिर हम ज़रा
आपसे पूछें कि महंगाई के ऊपर आपके वजीर ऐसे क्यों बयान देते हैं, वो कह रहे हैं राना साहब आप लें पार्लियामेंट में इसी को फौरन लेके आए ना, देर ना करें ताकि क्रेडिबिलिटी रहे। में भी लाएंगे ना, बिल की सूरत में भी लाएंगे तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि हम पास करवा लेंगे बिल। उसकी वजह ये है कि ये तो बायकाट करके बाहर चले जाएंगे और हम बिल पास करवा लेंगे। बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो फिर ऑर्डिनेंस क्यों लेके आते हैं जब इतना। ये तो अभी वो किया है कि इनको मतलब अब इंशाल्लाह इसको 4 महीने के बाद जो है 120 दिन के बाद या उसके दरमियान ही ये पार्लियामेंट में भी जरूर आएगा और इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे और इंशाल्लाह पास भी कराएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो हालात चल रहे हैं इन हालात में ये अली अमीन गंडापुर साहब इस तरह के बयान क्यों देते हैं हर दफा? मैं कहता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि यकीनन हमें जो सबसे बड़ा डिच करेगा, अगर कोई खुदा न खास्ता हमें 2023 के अंदर कोई हमें प्रॉब्लम आती है तो वो महंगाई हमारे लिए एक इशू है। इस पर अगर हमने फौरी तवज्जो नहीं दी और इस पर काबू नहीं पाया तो ये हमारे लिए आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो रोकते क्यों नहीं उनको, हटाए नहीं? वो हर आदमी अपने मुझे भी तो कोई नहीं, मुझे भी कहते हैं कि जी मैं तो अपनी राय देने का हक रखता हूँ और मैं अपनी राय बिल्कुल ईमानदारी के साथ देता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। इसी तरह उनकी भी जिम्मे वो उनका भी है, वो खुद भी मुझसे पहले सीनियर सियासतदान है, समझे ना। अगर उनको खुद महसूस करना चाहिए किस तरह बात करनी है। सर वर्दी साहब क्या मसला है अली अमीन गंडापुर जो हमेशा ऐसी गुफ्तगू क्यों करते हैं? कश्मीर गए वहाँ पे असल में बहुत मतलब माशाल्लाह समझदार आदमी है और जज्बाती आदमी है और मुहब्बे वतन आदमी है, समझे ना। खान साहब के वफादार हैं। तो अच्छा मैं क्या कह सकता हूँ। इतनी आपने खूबियां गिनवा दी हैं सरवर्दी साहब, इन खूबियों के ऊपर आप भी रोशनी डालें। मेरा ख्याल है कुछ शहद ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और शहद की ज्यादती की वजह से ना तो वो फिर ऐसी बातें निकल जाती हैं। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जब हुक्मरान और हुक्मरान जमात के लोग ऐसी तौजीहात पेश करने लग जाएं। अब देखें ना, पिछले दिनों मैं शहबाज गिल साहब की एक तकरीर सुन रहा था, वो कह रहे थे कि देखें जब गाड़ी एकदम तेज़ भागती है ना तो पेट्रोल ज़्यादा खाती है। अच्छा। और खर्चा तो महंगा है लेकिन स्पीड भी तो पकड़ती है। यही हाल मईशत का है, एक दफ़ा तेज़ मईशत करेंगे तो महंगाई तो होगी, ये प्रॉब्लम तो होंगे, लेकिन इसको तेज़ भी तो करना है ना। अब जब आप लोगों को ऐसी तौजीहात से समझाने लगें तो आप समझें कि आपके पास दलाइल की कमी है, दलील की कमी है, विजन की कमी है, कोई रोड मैप नहीं है। आप लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं, आप लोगों का दिल बहलाना चाहते हैं। अब वैसे तो पाकिस्तान में राशन कार्ड का सिस्टम भी रहा है। आज एक शो में कोई मुझे कह रहा था कि जी देखें ये ऐसी बात नहीं है, पहले भी महंगाई रही है। मैं कहा पहले राशन कार्ड भी रहा है, ये 9 दाने कम क्यों कर रहे हैं? ये कर दें, हर राशन कार्ड पे चीनी कर दें कि हर आदमी को महीने की आधा किलो चीनी मिलेगी, लोग राशन कार्ड से जाके चीनी लें। पाकिस्तान में क्यों राशन कार्ड का निज़ाम नहीं रहा? आप वापस ले आए। अगर ये हुकूमत समझती है कि लोग ज़्यादा चीनी खा रहे हैं, लोग ज़्यादा आटा खा रहे हैं, तो इस मुल्क में आटे और चीनी के लिए राशन सिस्टम रहा है और हर आदमी को एक मखसूस मकदार में आटा भी मिलता था और चीनी भी मिलती थी, ना उससे ज़्यादा ना कम। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं हुकूमत के अब इस नतीजे, आफ्ताब साहब शायद कह नहीं पा रहे थे, हुकूमत इस नतीजे पे पहुंच गई है कि हमारे पास इन मसाइल का कोई हल नहीं है और हमने इनको अब कंफ्यूज करना है। और कभी कह देते हैं कि लीडर, पहले कहते थे कि लीडर चोर है, वजीर आजम चोर है, इसलिए टैक्स नहीं इकट्ठा होता। अब कहते हैं वजीर आजम ईमानदार है, 22 करोड़ अवाम चोर है इसलिए टैक्स इकट्ठा नहीं होता। तो अब 22 करोड़, मैं आफ्ताब साहब से ये बात पूछती हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि अगर 22 करोड़ अवाम चोर है और लीडर ईमानदार है तो उसको 22 करोड़ अवाम चोरों की क्यों नुमाइंदगी करता है? बैठ के घर जाए आराम से। ठीक है जी, राना साहब से मैं ज़रा पूछ लूँ। राना साहब, फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि 1 करोड़ नौकरियां जो हैं वो जब हम शायद उससे आगे निकल गया मामला, इतनी नौकरियां हमने दे दी। हाँ, ये उनकी कोई इनविजिबल कंट्रीब्यूशन होगी। अब वो ढूंढने पड़ेंगे जिनको नौकरियां मिली हैं, उनकी रोज़ी रोटी का हाल भी पूछना पड़ेगा, क्या उनका गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मुझे कोई इमेजिनरी सी बात लगती है, इस बात में कोई सच्ची बात नहीं है। ऐसे ही उन्होंने दिल रखने के लिए कह दिया है तो कोई हर्ज नहीं। और बहुत सारी बातें करते रहते हैं, वो भी करते हैं, उनके साथी भी करते हैं। तो जैसे मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने कहा, दुरुस्त कहा कि वो सीरियसनेस नहीं है और वो डेडिकेशन और कमिटमेंट नहीं है। सिर्फ वी आर प्लेइंग टू द गैलरी कि हमने एक पॉइंट स्कोर कर लिया, चाहे उसमें मुल्क का नुकसान हो जाए, हमारा नुकसान हो जाए, हमारी पार्टी का नुकसान। अच्छा, ये प्लेइंग टू द गैलरी से मुझे याद आ गया जो नुकता हमने ब्रेक से पहले एक छोड़ दिया था आपके लिए। अपोजिशन भी तो बैठ के कहीं बात कर ले हुकूमत से, आपकी मर्ज़ी की भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ गई हैं
जिन चीज़ों से आप तंग हैं, या आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम हुकूमत में आएंगे फिर हम इनके बंदे पकड़ेंगे? और नहीं देखें, ये जो सर्कल है दायरा इंतकाम का, ये रुकेगा नहीं रुकेगा? नहीं, ये रुकना चाहिए। अब इन्होंने जो कर लिया है तो ये स्टेट्समैन के लिए ठीक नहीं है इंतकाम लेना। ये जो तरीक़ेकार पहले है कि वो पहले हर रोज़ वो कामरान खान के मैं तमाम लोगों को जेलों में डालूँगा, भाई आप नहीं जेलों में डाल सकते, उसका एक प्रोसेस है। अब इनके जितने भी लेफ्टिनेंट्स हैं उनको समझाएं कि सर आप ये बात ना करें। वो डरते इतने ज़्यादा कोई बात ही नहीं उनके साथ करता। तो इसलिए ये जो एक तरह का जुनून है कि मैं लोगों को सज़ा दे दूंगा, मैं पकड़ लूँगा, ये कोई हेल्दी तरीक़ेकार नहीं है। आफ्ताब साहब, दोनों नुक्तों पे मुझे आपका जवाब चाहिए। सरवर्दी साहब कह रहे हैं अब आप लोगों के पास महंगाई का कोई हल नहीं। आप लोगों से मुराद ज़ाहिर है कैबिनेट, और आप PTI के नुमाइंदा हैं पार्लियामान में, आपने कल वोट लेने जाना, आप खुद ही कह रहे हैं ये बड़ा चैलेंज हो सकता है। जब इस तरह की नॉन सीरियस तौजीहात पेश की जाएंगी और वो दावे किए जाएंगे जो ग्राउंड की रियलिटी से मैच नहीं करते, ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो फिर कैसे जाएंगे आप लोग वोट लेने, जिसके लिए आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम सिंध में भी हुकूमत बना लेंगे? इंशाअल्लाह ताला। तंजीला, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मेरा सोचने का अंदाज, और मैं जब अपने हल्के के लोगों के पास जाता हूँ उनके सोचने का अंदाज, वो जो है वो आपकी जो इस वक्त जो ऑपोजिशन है वो चीनी आटे की जंग में फंसी हुई है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें रोजगार पैदा करना चाहिए, जो है हमें सिस्टम को बेहतर करना चाहिए, हमें लोगों को अच्छे स्कूल देने चाहिए सरकारी सतह के ऊपर, हमें अस्पताल का निज़ाम, सेहत का निज़ाम बेहतर करना चाहिए, हमें उन्हें दुनिया की जो बेसिक, हमें जो पानी का इशू, तो मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, सिंध की सूरत हाल जो मेरे सामने मेरे हल्के की सूरत हाल है, मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ आके कभी आप आए, मैं आपको कराची लेके जाता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि जी वो क्या कहते हैं, वो मुझसे चीनी आटा नहीं मांग रहे, वो मुझसे कहते हैं कि आफ्ताब साहब चीनी आटा की फिक्र हम खुद करेंगे, आप हमारी रोडें बेहतर कर दें, हमारा सीवरेज का निज़ाम बेहतर कर दें, हमारा पानी का निज़ाम बेहतर कर दें, हमारे अस्पताल अच्छे कर दें, हमारे सरकारी स्कूल अच्छे कर दें, तो हम ये सारी चीजें भी बेहतर कर रहे हैं, इसको भी संभाल लेंगे। मतलब चीनी आटा को चोरी करता है कोई, उसके ऊपर सब्सिडी देता है बगैर, सजा होनी चाहिए। जिसने पंजाब में चोरी की है उसको कदाफी स्टेडियम में टांग दिया जाए, जिसने सिंध के अंदर चोरी की है उसको नेशनल स्टेडियम में टांग दिया जाए। नहीं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला नहीं आपको लगता? मतलब एक तरफ तो जाहिर है हुकूमती आप चीनी की देखे तंजीला, आप समझदार हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, इसलिए वेरी कम लड़ाई होती है आपके प्रोग्राम में, वरना दूसरे प्रोग्राम में ज्यादा लड़ाई होती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप पूरी लिस्ट तो निकाल लें कि शुगर मिलें कितनी है, किसकी है, कौन कौन से लोग हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, फ्लोर मिल्स किसकी है। चले सर मान ले 90% अपोजिशन के लोगों की है, लेकिन हुकूमत तो आपकी है ना, अपोजिशन की हुकूमत नहीं है ना। जब हम कहते हैं ये नैब कर रही है तो आप कहते हैं कि जी इंतकामी कार्रवाई कर रही है। हमने तो नहीं कहा, हम तो कहते हैं नैब को आजाद होना चाहिए, इदारों को आजाद होना चाहिए, अदालतों को, हर इदारा, FBI, FIA, पुलिस, सब आजाद होने चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सके और उन पर ये कोई छाप न लगे कि जी ये किसी एक हुकूमत के जिम्मेदार है। अच्छा ठीक है, अच्छा एक और ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं जी। और मरीम नवाज साहिबा के बयान के ऊपर शेख रशीद साहब ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने कहा जी कि नून लीग की सारी सियासत को ये डुबो देंगी। मुजम्मिल साहब क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान की सियासत पूरी पे नज़र रखे हुए हैं, लेकिन लाहौर में आखिर ऐसा क्या हो रहा है। और बुज़दार साहब जो हैं वो कल गाड़ी में घूम रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं सब अच्छा है कि रिपोर्ट पे नहीं चल सकता हूँ, मैं खुद मुआयना करने जाऊँगा। पंजाब की हालत क्या है, पंजाब में सियासत की क्या हालत है, कुछ इस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुजम्मिल साहब, ये मरियम बीबी ने ज़ाहिर है काफ़ी गुस्से का इजहार किया, वो जारहाना अंदाज ही अपनाती हैं, ये अलग बात है, थोड़े दिनों के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती हैं, थोड़े दिनों के लिए बिल्कुल नज़र नहीं आती। शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव नज़र आना शुरू हो जाते हैं, दोनों साथ एक्टिव नज़र नहीं आते। नून लीग कहती है इसमें कोई सदाकत नहीं है, आप लोगों ने कहानियाँ गढ़ी हुई हैं। आपको लगता है ये कहानियाँ हैं या कहीं ना कहीं कोई मसला है? मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है। अच्छा, जो अभी मरियम बीबी ने हालिया बातचीत की है, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के हर आदमी को पता था, ट्विटर टॉप ट्रेंड था कि वो DGI SI की वो अंडर ट्रांसफ़र हैं और वो जा रहे हैं।
1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो मेरा ख्याल है उनकी उनकी भी इंफॉर्मेशन यही थी कि वो जा रहे हैं, वरना ये गुफ्तगू 3 माह पहले भी कर सकती थी, 6 माह पहले भी कर सकती थी। अच्छा। तो पता था। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में DGISI के पॉलिटिकल रोल हमेशा से ज़ेर बहस रहे हैं। क्या हमीद गुल के बारे में बातचीत नहीं होती रही? क्या ज़हीरुल इस्लाम के बारे में बातचीत नहीं होती रही? क्या शुजा पाशा के बारे में बात नहीं होती रही? मतलब कब DGISI, क्या एहतिशाम ज़मीर के बारे में बात नहीं होती रही? कब DGISI के पॉलिटिकल रोल को पॉलिटिशियंस ने डिस्कस नहीं किया है? हमेशा किया है। और ये को पहली दफ़ा थोड़ी है कि आपने कहा जी फैज साहब का डिस्कस हो गया तो को पाकिस्तान में नया रिकॉर्ड बन गया। अभी ज़हीरुल इस्लाम साहब के धरने के वक्त कितना उनका रोल डिस्कस हो रहा था। जब PTI में विनिंग हॉर्सेस जा रहे थे तो चौधरी परवेज लाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने शिकायत लगाई है उनकी कि वो हमारे बंदे तोड़ के PTI को दे रहे हैं, अब वो इनके ताती हैं। इसी तरह माजी की जितनी भी मिसालें ले लें, IGI के बनने की मिसाल ले लें, तो ये डिस्कस होता रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में कोई पहली दफा होने लग गया है तो आप कहें कि जी नहीं नहीं ये तो लेकिन बड़ा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्ज सियासत में कुछ आपको लगता है कि है अप्रोच मुख्तलिफ हो सकती है और नेचुरली हो सकती है? मैं वैसे पूछ रही हूँ कि उसका पॉलिटिक्स के ऊपर भी असर है इनकी? नहीं, मेरा ख्याल है अभी उन्होंने देखें ये मिथ टूट गई है कंटोनमेंट के इलेक्शंस में कि वोट सिर्फ वोट को इज्जत दो के तहत मिलेगा ना। आप देखें कंटोनमेंट के इलेक्शंस में PMLN ने काम को इज्जत दो के बैनर लगाए सारे कंटोनमेंट्स में और वो 10 में से 9 सीटें जीत गए लाहौर में, फिर एक में 10 में से 10 जीत गए, सियालकोट जीत गए, पिंडी जीत गए। मेरा ख्याल है जो वोट बैंक है उनका वो कोई वोट के इज्जत दे के नारे का मोहताज नहीं है। ठीक हो गया। वो उनकी गवर्नेंस और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से है। इसीलिए मैं कई लोगों से ये बात पूछता हूँ कि ये वोट को इज्जत दो का नारा अटक से आगे क्यों खत्म हो जाता है और सादकाबाद से आगे क्यों खत्म हो जाता है? क्या सादकाबाद के आगे लोग वोट को इज्जत नहीं देना चाहते और क्या अटक के आगे के लोग? मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का वोट है। शहबाज शरीफ ने उसको बहुत मजबूत किया है, मुस्तहकम किया है, जिसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ठीक है राना साहब, एक तो परफॉर्मेंस का वोट तो हो गया, दूसरी बात जो अपोजिशन की परफॉर्मेंस रही है इस सारे टेन्योर में उसके ऊपर भी काफ़ी तनकीद होती है। कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी बिखर जाते हैं। वो आफ्ताब साहब कह रहे हैं आप वॉकआउट कर जाएंगे, हम बिल लेके आएंगे जो भी हमने पास करा लेना। और हमने देखा जिसमें बहुत शोर थे जिन अमेंडमेंट्स के ऊपर और जिस तरह की कानून साजी पे वो भी पास हो गए। तो अपोजिशन भी तो आवाम को जवाबदेह होती है ना, या नहीं होती? आफ्ताब साहब सही कह रहे हैं, एक हाउस में वो कर लेते हैं, दूसरे हाउस में बिल पास नहीं होता, इसी वजह से तो ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। आपने जो बात की अभी मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने, बड़ी दानाई की बातें करते हैं परफॉर्मेंस। अब मेरा ये बड़ा फुल थॉट आउट मेरी असेसमेंट है कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है इनके पास जो टीम है वो कोई ब्रिलियंट टीम नहीं है। एक अंजुमन इस्ताइश बाहमी है, अपनी ही तारीफ़ें करते रहते हैं और फिर इन्फोर्समेंट में बहुत ही ये पीछे हैं। इनके पास हज़ारों पुलिस है, मैजिस्ट्रेट हैं, मार्केट कमेटीज़ हैं, ये अपनी कीमतों को रेगुलेट ही नहीं कर सकते। जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं कहीं 1 पैसा कीमत उन्होंने कम करके दिखाई हो मार्केट्स में। अब परफॉर्मेंस की कैफियत ये है कि वो मोटरवे बनाने वाले चले गए, लीडर जो थे, मोटरवे बनी सक्खर तक। अब सक्खर से लेके हैदराबाद तक जो लोगों का हशर होता है, लोगों की कमरें टूट जाती हैं। लेकिन ये हुकूमत जो है 3 साल में एक ईंट नहीं वहाँ लगा सकी। सही तो था ना कि उस मोटरवे को भी बना देते। इसलिए सिर्फ एक लिहाज से झगड़ा भी कर सकते हैं, अपनी तारीफ़ें भी कर सकते हैं, तामीर की जो है वो शायद सलाहियत कम है। इसके लिए इसके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। आपने मरीम साहबा के बारे में पूछा, सोहरवर्दी साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। सोहरवर्दी साहब तो तजिया कार, उन्होंने तजिया किया। आप बताएं अंदर की बात की क्या बात ये है? बात ये है कि ओनली वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। उस बेचारी के साथ जो हुआ है और उसके बाप के साथ जो हुआ है वो नागुफ्ता बे है और जैसे हुआ सबको पता है। हम चाहे कोई भी इसकी इंटरप्रिटेशन पेश करने की कोशिश करें और वो अदारों की बात नहीं कर रही, वो 1-2 इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। 2 बातें आपसे पूछना चाह रही हूँ। परफॉर्मेंस के ऊपर सारी बात आके टिक गई, लाहौर से लोग बड़ी तंजीला मैंने समझ गया, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए जी, ये पंजाब की बात कर रहे हैं तो मेरे भाई को चाहिए कि सिंध की बात करें। यहाँ 15 साल से हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। अच्छा। वहाँ पे इदारे भी उनके कंट्रोल में, DCs भी उनके कंट्रोल में, पुलिस, SHO, थाना, IG सब। उसके बावजूद वहाँ पे कंट्रोल क्यों नहीं है? एक बात।
जहाँ तक की उसके बाद दूसरी बात ये कि जो शरीफ फैमिली है, इनका ये वतीरा रहा है कि ये इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं, उन पर अटैच करते हैं, फिर जब इदारे अपने लिए कुछ सोचते हैं या थोड़े से एक्शन लेते हैं तो फिर इनको तकलीफ होती है। भाई इदारों को आजाद छोड़ दें कि कौन आईजी, कोई ISI का DG आ रहा है, कौन जा रहा है, इसको छोड़ें। आप अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो आप दें। इलेक्शन कमीशन को भी इदारा समझते हैं, आफ्ताब साहब के नहीं समझते? बिल्कुल इदारा है, और इसीलिए हम उसको वो आज का जो इलेक्शन कमीशन चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है वो इनका पसंदीदा शख्स है, मैं जाती तौर पे जानता हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन आपसे नाम तो इमरान खान साहब ने तजवीज किया था उनका। सर पता है वो 3-4 नाम आए थे, हमने तजवीज किया, आपने उसकी तारीफ की थी और फिर उसने किया कि अच्छा, लेकिन इमरान खान ने शरीफ फैमिली के बंदे का नाम क्यों तजवीज किया? सर हमने तो ये समझा था कि ये आदमी इदारे को, मैं तो पहले आपको कह चुका हूँ कि रिटायर्ड आदमी को किसी भी अच्छा आफ्ताब साहब चाहिए। आफ्ताब साहब जो अच्छा आपसे मुझे बताएं, आपसे मैं पंजाब और KP का ही पूछ सकती हूँ ना? PTI की हुकूमत वहाँ पे, वहाँ के किसी बंदे को बुला के पूछ लीजिएगा सिंध की सूरत हाल का, मुझसे जितना मर्जी आप तज्जिया करवाने में सारा दिन बैठ के आपको गली के बारे में बताऊंगा। अच्छा, परफॉर्मेंस ओवरऑल PTI की नहीं तो यही बता दें कि वाडा वाली सीट में 5वें नंबर पे क्यों थे और कराची कंटोनमेंट में प्रेसिडेंट वाली सीट क्यों हार गए आप? और उसके रीजन भी मौजूद है। वो गनी साहब के जो है वीडियोस भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी के वो ठप्पे लगाने वाले भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। अच्छा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा यहाँ पे नहीं है, बात कहीं ठीक है, बात कहीं और चली जाएगी। आफ्ताब साहब सिर्फ एक कमेंट मुझे आप तीनों से चाहिए, वो ये कि अब ये नैब के ऑर्डिनेंस में जो नैब के चेयरमैन की तकर्री वाला मामला है अदालत में जाएगा, PTI उसको कैसे, तो जो अदालत फैसला करेगी हमें कबूल होगा। ठीक है। सरवर्दी साहब आप क्या देखते हैं अब इसके ऊपर, क्या ये लड़ाई खत्म हो गई है 120 दिन के लिए? मैंने कहा ये जुआ खेलते हैं, डस्का के इलेक्शंस पे जुआ खेला, फिर जो का इलेक्शन कमीशन पे जुआ खेला, फिर जो का काजी ईसा पे जुआ खेला, जो का ये जाते हैं। इनका ख्याल है कि जब अदालत करेगी देख लेगी रिवर्स अगर अदालत हुकूमत का कोई काम मुस्तरद करती है उससे कोई हुकूमत खत्म थोड़ी हो जाती है। ठीक है, अपोजिशन ने कहा, हाँ राना साहब, अपोजिशन ने कहा कि हम हर तरह से इसकी मुखालफत करेंगे, क्या करेंगे, क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ पे आप? जी बिल्कुल ऑप्शंस हैं। एक तो आप जैसे कह रही हैं कोर्ट का है, दूसरा मीडिया में बार बार बात की जाएगी, पार्लियामेंट में बात की जाएगी। अब कहा कि 22 को शायद उन्हें इजलास रखा है, लेकिन 22 को ये नहीं बताते कि हम ऑर्डिनेंस को 22 को भी पेश कर देंगे, ऑर्डिनेंस को संभाल के रखेंगे और वहाँ जो है एक तरह से जंगो जदाल होगा फिर इसमें, असेंबली में भी और सेनेट में भी। मसले को उलझाते हैं, सुलझाते नहीं हैं। सरवर्दी साहब, अपोजिशन का क्या रोल देख रहे हैं आप? अपोजिशन को क्या करना है? अपोजिशन भी बस शोर करती है, वो बड़के लगा के बस उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। देखें, अपोजिशन ने जब भी बाइकाट किया है अंपायर के कहने पे किया है, वरना कोई शौक से तो नहीं किया है। वो अंपायर जब कहता तो है फिर क्या क्रेडिबिलिटी है इस अपोजिशन की? ये देखना पड़ेगा कि इस बार अंपायर क्या चाहता है। थैंक यू सो मच। अंपायर भी बदल गया है। ओके, मुजम्मिल सरवर्दी साहब बहुत शुक्रिया जी आपका, और आफ्ताब जहांगीर साहब, राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी जी, जो नायब वज़ीर ख़ारजा अमेरिका की वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी डिस्कस हो रही हैं, बड़ी अहम वो डेवलपमेंट्स हैं, उनका भी तजिया पेश करेंगे अगले किसी प्रोग्राम में। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।